साइबर एक्सीलेंस डिवीज़न आप सभी का स्वागत करता है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। ये आज आप सभी का लेक्चर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 4। नमस्कार, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत करती हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड एटिकेट्स, साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। मेरा नाम अनुष्का त्रिपाठी है और मैं एज अ ट्रेनर एमपीकॉम साइबर एक्सीलेंस डिवीजन में वर्क करती हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पर है। जैसा कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, जिसमें सभी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप किसी जनरल स्टोर पर जाते हैं, इवन आप सब्जी लेने के लिए भी अगर जाते हैं तो वहां पर भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आपको मिलता है। मतलब कि अगर आप कहीं भी देखें तो हर जगह आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, चाहे वो क्यूआर कोड स्कैन करने के माध्यम से हो, चाहे यूपीआई के माध्यम से हो। पर इसमें अगर कोई फायदे हैं तो साथ ही साथ नुकसान भी है। आज हमें उसके बारे में ही समझना है कि आखिरकार ये है क्या, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहाँ से आया है, ये शब्द कहाँ से आया है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं और कैसे हम सिक्योर तरीके से और सेफली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे ई कॉमर्स और उसके एप्लीकेशंस, ई पेमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस कैसी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड किस तरीके कितने टाइप से होते हैं और इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, इनसे जुड़े हुए कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में, सुरक्षा उपाय के बारे में हम बात करेंगे और मोबाइल फोन सिक्योरिटी को लेकर कुछ हम प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से होता है, तो इसी तरीके से उससे जुड़ी हुई क्या सुरक्षा उपाय हैं, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, क्योंकि जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुई है वो ई कॉमर्स के माध्यम से हुई है, इसलिए हमें ई कॉमर्स के बारे में जानना भी आवश्यक है। ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है उसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by electronic means. E-commerce transaction can be between enterprises, household, individuals, government, and other public or private organizations. सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो अगर आप किसी भी वस्तु की या सेवा की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परचेज करते हैं, उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं, वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी, या फिर सेल करते हैं और डिलीवरी करते हैं, उन सभी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत मानेंगे। ये मोस्टली लोगों को पता रहता है, पर क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं इस वजह से मैंने आपको ये डेफिनेशन डिफाइन की हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस की। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं? तो ई कॉमर्स के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है। वेब एप्लीकेशंस आती हैं, इन्हीं के जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनका ही वेब में अगर आप यूज करते हैं तो वेब एप्लीकेशंस आती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी काफी तरीके से, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आती है। ऑक्शनिंग आती है, ऑक्शनिंग जैसे ड्रीम 11 आप लोगों ने सुना होगा, आईपीएल के टाइम पे काफी ज्यादा जो चलती हैं वो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं। फाइनेंस है, रिटेल एंड होलसेल है और मार्केटिंग टूल है। तो इस तरीके से ये अलग अलग इनके
टाइप्स हैं, अलग अलग इनके माध्यम हैं जहाँ पर ये यूज होती है। आगे हम बात करेंगे ई पेमेंट की। ई पेमेंट सभी लोग समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से आप पैसों को ट्रांसफर करते हैं वो ई पेमेंट कहलाता है। इसके काफी सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल वॉलेट है, बैंक कार्ड्स हैं, मोबाइल बैंकिंग है। ये काफी ज्यादा क्विक और इफिशियंट होता है, मतलब ये बहुत आसान होता है, और जो अमाउंट है वो बहुत फ्यू सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। ये सिक्योर मोड है, ये सुरक्षित तरीका है पेमेंट का, क्योंकि इससे जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका एक रिकॉर्ड स्टेब्लिश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमपी कॉन में एक पेमेंट किया, जो ट्रेनिंग का आपने अमाउंट पे किया 3200 रुपए, एमपी कॉन के आपने पोर्टल में पे करा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माध्यमों से वो पेमेंट किया, किसी ने फोन पे के माध्यम से किया, किसी ने पेटीएम के माध्यम से किया, पर आपके पास में एक उसका स्क्रीनशॉट आया, आपके पास में एक उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आई, यूटीआर नंबर आया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि आपने जो पेमेंट है वो किया है। तो ये एक बहुत ज्यादा सिक्योर मोड है। इससे जो कैश की आवश्यकता थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई, या ना के बराबर हो गई। अब इसके टाइप्स में वैसे मोस्टली लोगों को पता है कि टाइप्स जो रहते हैं वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है, यूपीआई है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग एंड मैनी मोर। मतलब कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी लोग समझते हैं, मोबाइल वॉलेट जैसे कि पेटीएम। अब इसमें एक मैंने इसलिए ज्यादातर इस पे फोकस किया है क्योंकि ज्यादातर लोगों में जो कंफ्यूजन होता है वो पेटीएम और जैसे वॉलेट और यूपीआई को लेके रहता है। पेटीएम आपका एक वॉलेट है, पर पेटीएम क्या करता है, यूपीआई की सुविधा देता है। तो ये दोनों जो टर्म है ये अलग अलग है। मोबाइल वॉलेट एक अलग है ई पेमेंट का टाइप, और यूपीआई एक अलग ई पेमेंट का टाइप है। इसके आगे हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में जो मूल इकाई है उसको पेमेंट गेटवे कहते हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होता है, विनियमित होता है। मतलब इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो आरबीआई है। इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है। अब हम बात करेंगे कि ई पेमेंट्स में कौन कौन सी एंटिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। पहली है ई कॉमर्स सेवा प्रदाता, ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो वो क्या है, ई कॉमर्स सेवा प्रदाता है। दूसरा है व्यापारी, मर्चेंट, जो उस अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना जो सामान है, अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं। थर्ड है ग्राहक, आप और हम, जो कस्टमर हैं, जो कार्ड होल्डर है वो है। और लास्ट में है पेमेंट सेटलमेंट। अब जो मुख्य रूप से आप सभी को समझना है वो पेमेंट सेटलमेंट है। पेमेंट सेटलमेंट में दो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर। तो जब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी स्टार्टिंग के टाइम पर, तो जो पेमेंट गेटवे हुआ करते थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे, जब हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे तो हमारे पास में लिमिटेड बैंक्स के ऑप्शंस आते थे, कि या तो एक्सिस बैंक, पीएनबी, एसबीआई, मतलब इस तरीके से होता था। आप एमपी ऑनलाइन में पेमेंट कराने के लिए जाते थे, उनको कैश देते थे, उसके बाद में आगे पेमेंट प्रोसेस होता था, क्योंकि जो बैंक्स थे वो काफी लिमिटेड थे। सभी बैंक को एक पेमेंट एग्रीगेटर, सॉरी, पेमेंट गेटवे से अपना एक लाइसेंस प्राप्त करना रहता था, और उसके बाद में वो ऑनलाइन ई ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया को प्रोसेस कर पाते थे। तो इसमें क्या होता था, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कस्टमर है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट प्लेस करता था। वो रिक्वेस्ट के बाद में जो अमाउंट है वो पे कर देता था, जो अमाउंट रहता था वो पेमेंट गेटवे के पास जाता था। पेमेंट गेटवे बैंक से कंफर्म करता था कि उस कस्टमर के बैंक अकाउंट में वो उतना अमाउंट है या नहीं है। बैंक कंफर्म करके देता था, उसके बाद में जो पैसा था वो मर्चेंट के पास जाता था।
पर उसके बाद में काफी सारे बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक है वो ओपन हुए, और जो फैसिलिटीज हैं वो अ, सिर्फ कार्ड के अलावा यूपीआई का भी ऑप्शन आया। तो इस वजह से पेमेंट गेटवे से हटकर एक टर्म आया, पेमेंट एग्रीगेटर। पहले मर्चेंट को सभी से टाई अप करना पड़ता था, मतलब मर्चेंट को पेमेंट गेटवे लेना पड़ता था अलग अलग बैंक्स का। फिर पेमेंट एग्रीगेटर जब से आया तो पेमेंट एग्रीगेटर ने खुद ही एक अपना नोडल अकाउंट बनाया और उसने सभी बैंकों के साथ में टाई अप किया। अब सेम प्रोसेस होता है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, पर वो जो लाइसेंस रहता है उसमें कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया ऑनलाइन, मैंने ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद में मैंने पेमेंट प्रोसेस पे गई, मैंने कार्ड सिलेक्ट करा, अपने डेबिट कार्ड से वो पेमेंट किया। उसके बाद में मुझे लगा कि वो जो ऑर्डर है वो मुझे चाहिए नहीं है, मैंने उसको हटा, मतलब लेने से मना कर दिया। जब वो डिलीवरी हुई तो मैंने लेने से मना कर दिया, या फिर स्टार्टिंग में ही उसको कैंसिल कर दिया। जब अगर मैंने पेमेंट पहले कर दिया तो वो पेमेंट जाता है नोडल अकाउंट में। अब इन केस अगर मैंने मना कर दिया तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, वापस कस्टमर के अकाउंट में। इन केस अगर वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया तो वो कहाँ चला जाएगा, पैसा मर्चेंट के अकाउंट में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी भी पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद में जब आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, पेमेंट उस पे आते हैं, जो कार्ड कार्ड के लिए डिटेल्स मांगी जाती हैं, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो तो वो एक नेक्स्ट नए पेज पे ले जाता है आपको पेमेंट के लिए। तो वो क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे होते हैं। आरबीआई की तरफ से जो पेमेंट गेटवे है उनकी एक ऑथराइज लिस्ट जारी की गई है, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो मोस्टली जो फ्रॉड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो पेमेंट गेटवे की लिंक को बदल देते हैं, और इस तरीके से जब आप उस पेज पे अपनी डिटेल्स डालते हो, कार्ड की डिटेल्स डालते हो, तो वहां से फ्रॉड के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो पेमेंट गेटवे आ रहा है, क्या वो ऑथराइज है, क्या वो लीगल है। तो यहाँ पे आप सभी के उसकी लिस्ट देख सकते हैं, आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। इसमें सभी आपको दिख रहे होंगे। ये इतने सारे जो पेमेंट गेटवे के नेम हैं, ये सारे नेम है 27, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर जब भी आप पेमेंट करें, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो पेमेंट गेटवे है क्या वो ऑथराइज है, लीगल है, उसके बाद में ही आगे आप प्रोसेस करें। ऐसा एक केस आया था, भोपाल का ही एक केस था, जिसमें एक व्यक्ति है, उनके पास में क्रेडिट कार्ड था एक्सिस बैंक का। और उसके बाद में जब उन्होंने उससे जब परचेसिंग करी, अमाउंट उन्होंने कुछ परचेज करा, तो जो पेमेंट गेटवे जो मतलब उनके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं आया और उनका पैसा चला गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि जो पेमेंट गेटवे है वो तो ऑथराइज ही नहीं था, वो कोई रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो इसमें जो एक्शन, जो लीगल एक्शन लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपके पास आप देखेंगे ऑथराइज एंटिटी है तो इसके अगेंस्ट में आप उनके ग्रीवेंस ऑफिसर से या उनके नोडल ऑफिसर से बात करके आगे कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
क्योंकि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोगों के पास में जो काफी सारे कॉल्स आते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन से लिंक नहीं है, आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट एक्सपायर होने वाली है, या आपके केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है। तो ये सब डेटा जा कहाँ से रहा है, ये डेटा उनके पास पहुंच कहाँ से रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ऐसा है कि इतना ज्यादा डेटा जो है वो ब्रीच हुआ है, मतलब लीक हुआ है, तरीके से कहना चाहिए कि कोविन, आप सभी ने वैक्सीनेशन, कोविड के दौरान सभी ने वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीनेशन में अपना आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स दी, इसके अतिरिक्त भी जो डिटेल्स मांगी गई वो डिटेल आप और हमने उनको शेयर करी। तो ये एक न्यूज आई थी कि कोविन का 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लिखी है, द एलिज्ड कोविन डेटा लीक could impact more than 100 crore individuals who have secured vaccination after signing up through कोविन पोर्टल। मतलब ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि कोविन के पोर्टल से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो डेटा है वो लीक हुआ था। इसी तरीके से एयर इंडिया का भी जो डेटा था वो ब्रीच हुआ था, जिसमें 45 लाख लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो गई थी। अभी एक नया रिसेंट डेटा ब्रीच आया है, जिसमें की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया है कि अप्रैल 2021 से और ये जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक इतनी सारी कंपनी, आप सभी लोग मोविक यूज करते हैं, डोमिनोज इंडिया सभी ने सुना है, जस्ट पे सुना है, बिग बास्केट सुना है। तो इस तरीके से इतने सारे यूजर्स का जो केवाईसी डिटेल है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, ये सारी डिटेल्स जो है वो लीक हो रही हैं, क्योंकि सारी चीज ऑनलाइन है। और जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो इन्हीं सब चीजों का यूज करके वेबसाइट्स को हैक करके लोगों का डेटा लेते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, और कॉल्स के बाद में हमें थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं है। इस तरीके से जो डेटा है वो लीक हो जाता है। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी कि किस आपको अपना खुद का पर्सनल डेटा देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लीक हुआ है। एक वेबसाइट है leakpeak.com, अगर आप इस पे जाते हैं, यहाँ आपको सिंपली आपकी मेल आईडी डालनी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मेल आईडी सर्च करती हूँ। अब मेल आईडी इसलिए इसलिए सर्च की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है, जो आपका गूगल अकाउंट है, वो हर जगह से लिंक है। आपकी जो जीमेल आईडी है उसमें आपके कॉन्टैक्ट भी एक्सेस हो जाते हैं, आपकी फोटोज भी एक्सेस हो जाती हैं, आप जो मैप मैप की जो लोकेशन ऑन करके रखते हैं वो लोकेशन भी आपको वहां पे दिख जाती है। तो इस तरीके से जो जीमेल अकाउंट है आपका, वो कहीं ना कहीं हर जगह से लिंक है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जीमेल से। पर क्योंकि मेरी मेल आईडी से कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, तो उसमें आ गया वी डिडंट फाइंड योर इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो इंटेलेक्स है। इसमें अगर मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगी तो उसमें सेम वही आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका था। इसलिए मैं आपको दूसरी मेल आईडी दिखाती हूँ जिससे डेटा लीक हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा रिकॉर्ड आ गया है जहां जहां पे ये डेटा लीक हुआ है। कुछ ये यूआरएल आए हैं, इसके अलावा कुछ ये ईमेल की तरफ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरे लिस्ट आती है। अब ये तो पूरा टेक्निकल पार्ट चला जाता है कि आप फुल डेटा अगर चाहते हैं तो कोई आप टेक्निकल एक्सपर्ट की हेल्प लेके आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी गई है। आप देख सकते हैं इसमें माई फिटनेस पाल में इनकी जो वो है डिटेल्स जो है वो लीक की गई हैं। इसी तरीके से जोमेटो पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जोमेटो से इनका डेटा जो है वो लीक हुआ है।
चीन एक कंपनी थी जो अब इंडिया में बंद कर दी गई है, इससे भी इनका डेटा लीक हुआ था, हॉटस्टार से लीक हुआ था, ट्रू कॉलर से हुआ था, बिग बास्केट से भी हुआ था। बिग बास्केट की तो अभी आपने न्यूज भी देखी कि उससे काफी सारे लोगों का जो डेटा है वो लीक हुआ है। तो इस तरीके से जो ये कंपनीज हैं, यहाँ से आपका डेटा लीक होता है। के लिए मैं अपना फोन भी कनेक्ट करती हूँ, प्रैक्टिकल दिखाऊंगी जिसमें आपको इजी रहेगा ये जानना कि किस तरीके से जो आपका अगर कोई भी डेटा डार्क वेब में लीक हुआ है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड दीजिए। तो मैं यहाँ बता रही थी कि डार्क वेब पे अगर आपका कोई भी डेटा लीक हुआ है तो आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ वैध और अवैध दोनों तरीके से कामों को अंजाम दिया जाता है, और जो मोस्टली जो हैकर्स हैं वो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका कोई भी डेटा लीक हुआ है तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, आपके गूगल अकाउंट पे जाइएगा। डेटा एंड प्राइवेसी पे जाइएगा। डेटा एंड प्राइवेसी के साइड में आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी पे आप जाएंगे तो उसको स्क्रॉल डाउन करिए लास्ट तक। वहां पे आप देख सकते हैं सी इफ योर ईमेल एड्रेस इज ऑन द डार्क वेब। मतलब आपका अगर कोई ईमेल एड्रेस है जो डार्क वेब पे है तो वो आप उससे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप रन आ स्कैन विद गूगल वन पे क्लिक करिएगा। देन आपको रन स्कैन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, मतलब मेरी मेल आईडी से कोई भी डेटा डार्क वेब पे नहीं है। आप लोग अपने फोन में भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग गूगल यूज करते हैं, ऑनलाइन एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई भी डेटा लीक हुआ है तो आप यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं अपने गूगल अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ सिंपली ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कई बार जो ट्रू कॉलर है वहां से भी डेटा जो
ऐसा न्यूज आती है कि ट्रू कॉलर से आप सभी का डेटा जो है वो शेयर किया जा रहा है, थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप सिंपली ट्रू कॉलर पे जाइए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो सेल्फ ऑप्शंस देती हैं जिसमें आप डेटा को प्रोटेक्ट करने से बचाते हैं। वहां आपको सिंपली ट्रू कॉलर की सेटिंग्स पे जाना है, प्राइवेसी सेंटर पे जाना है, और यहाँ एक ऑप्शन आता है मैनेज माय डेटा में रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग माय डेटा। मतलब आपका जो डेटा है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अनदर जगह जाने से, मतलब कहीं आप प्रोसेस होने से आपका जो डेटा है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से होता है। आप ये दो सिक्योरिटी ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डेटा ब्रीच को लेके डेटा ब्रीच को लेके मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि एक नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आया है जो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है, जिसमें अगर आपका कोई भी डेटा है, आप कहीं पे दे रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हैं अपने प्राइवेट डेटा को, तो उसके लिए आपसे कंसेंट मांगी जाएगी कि क्या वो जो डेटा है वो आपका यूज किया जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे सभी का अकाउंट है, इंस्टाग्राम सभी लोग यूज करते हैं। तो मान के चलिए अगर कोई यूजर है इंस्टाग्राम पे, उसने इंस्टॉल किया एप्लीकेशन को, उसके टर्म एंड कंडीशन को एग्री किया, उसके बाद में उसको लगता है कि मुझे कुछ दिन तक उसने यूज किया, फिर उसे लगता है कि मुझे अब यूज नहीं करना है, पर उसकी जो फोटोज हैं, उसका जो डेटा है वो कहाँ जा चुका है, इंस्टाग्राम पे जा चुका है। तो वो इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं अब इसको यूज नहीं कर रहा हूँ और जो मेरा डेटा है वो यहाँ से डिलीट किया जाए। पर इसको थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। ये एक्ट तो पास हो चुका है, इसके लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी मतलब है कि आप 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी उसमें लग सकती है कंपनियों के अगेंस्ट जो डेटा को सेफ नहीं रख पा रही हैं। तो इस तरीके से काफी सारे जो एक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं डेटा प्राइवेसी को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। इसके अलावा सर्टेन सर्टिन जो एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, वहां की आप ईमेल आईडी पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पे आप सिक्योरिटी इंसिडेंट को लेके आप मेल कर सकते हो। आपको इस मेल आईडी पे incident@certain.org.in पे मेल करना रहेगा कि आपकी जो डेटा प्राइवेसी को लेके या डेटा सिक्योरिटी को लेके अगर आपके कोई भी कंसर्न है तो। तो ये तो हुआ डेटा प्राइवेट डेटा ब्रीच को लेके कि इस तरीके से जो डेटा है, जो प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन है लोगों की, वो शेयर हो जाती हैं। आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपके फोन के द्वारा डार्क वेब में अगर कोई भी
जीमेल के द्वारा डेटा शेयर किया गया है तो आप उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सिक्योर कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर बिग का डेटा ब्रीच हुआ है तो आप उनके नोडल ऑफिसर को, ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेन लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सर्टिन के माध्यम से भी इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो फ्रॉड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं कि किसी के पास में जो लिंक है वो आती है, वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो या तो उनका फोन जो है वो एक्सेस हो जाता है, या फिर वो आपका जो डिटेल्स हैं वो चली जाती हैं, वो शेयर हो जाती है, या आपके फोन में ही कोई ऐसी फाइल इंस्टॉल हो जाती है जिससे आपका जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो फ्रॉडस्टर तक पहुंच जाती है और उसका यूज करके जो फ्रॉडस्टर हैं वो गलत फायदा उठाते हैं। तो जो डेटा ब्रीच होता है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में वो कैसे, वो उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है फ्रॉडस्टर का, ये हम जानेंगे। तो यूजर के पास में जनरली या तो मैसेज आता है या लिंक आती है या फिर फ्री ऑफर्स के। आप सभी ने कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझे एक फॉरवर्ड किया था मैसेज कि जो एक मैसेज फॉरवर्ड किया था जिसमें था कि आपको जियो की तरफ से फ्री रिचार्ज मिल रहा है, अगर आप इसको 5 ग्रुप में शेयर करोगे या 20 लोगों को शेयर करोगे तो उससे आपको ये ऑफर अवेलेबल होगा। तो मोस्टली अपन इतना ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं कि 10 से 5 लोगों को शेयर करने में कोई इशू नहीं होता, अपन डायरेक्टली शेयर कर देते हैं। पर वो क्या लिंक सेफ है? आपको पहले ये देखना चाहिए कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में कोई फ्री ऑफर है, क्या सच में किसी को मिला है। हो सकता है जेन्युइन भी हो सकता है फेक भी हो। तो हमें कोई भी लिंक पे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए। उसको कैसे चेक करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट तो उसके बाद में जब कोई भी उस पे लिंक पे क्लिक कर देता है तो उसके फोन में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो या तो आप जो भी टाइप करते हो वो चीज रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है। इस तरीके से जो फ्रॉड है वो आगे प्रोसेस होता है। अलग अलग टाइप्स होते हैं, कभी कोई सस्पिशियस लिंक आती है, कभी कोई फ्री गिफ्ट्स के ऑप्शन ऑफर आते हैं, कभी फ्री ऑफर्स आते हैं, कभी गिफ्ट क्लेम करने के लिए आता है कि आप इस पे अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो एंटर करिए और आपको ये गिफ्ट मिलेगा। पर उसका सिर्फ मोटिव यही रहता है कि उन मालवेयर से, उन सस्पिशियस लिंक से, उन वायरसेस से आपके फोन में इंस्टॉल करना और आपके फोन से सभी जानकारी को प्राप्त करना और साइबर फ्रॉड। अब जैसे आप देख सकते हैं ये जो एक स्क्रीन पे एक मेल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक रिफंड मिल रहा है जो कि 36,120 रुपए का है। अगर आप इसको मतलब क्लेम करना चाहते हैं तो 7 दिन में आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो जो ये मेल है इसको अगर आप आगे प्रोसेस करते हैं तो इस तरीके से पूरा एक पोर्टल ओपन हुआ जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही डिटेल आई, जिसमें आप देख सकते हैं इस साइड अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी वो खोलेंगे तो कुछ इसी तरीके से वो पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया और जैसे ही अगर आप बैंक के उस यूजर ने बैंक को सिलेक्ट किया तो आगे प्रोसेस के लिए क्या हुआ कि या तो बैंकिंग डिटेल्स मांगी जा सकती हैं जैसे कार्ड की डिटेल। तो कार्ड की डिटेल्स के बाद में हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो फ्रॉडस्टर है वो सिर्फ फ्रॉड के लिए ही कोई लिंक आपको भेजे। हो सकता है वो डेटा आपका कलेक्ट कर रहे हो, आपने अपनी डिटेल्स डाल दी, उसके बाद में वो आगे प्रोसेस करें, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि जो ये यूआरएल है आप देख पा रहे होंगे electsero.co लिखा है यहाँ पे, जबकि अगर आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की यूआरएल पे जाएंगे तो वो एक अलग ही होगा। ये देख सकते हैं incometax.gov पर आप देख रहे हैं क्विक लिंक जैसा ही ये ऑप्शन आया था। ये स्क्रीनशॉट में तो थोड़ा क्लियर नहीं है पर ये भी वैसा ही था, क्विक लिंक जैसा ऐसा साइड में इसको ऑप्शन आया था। तो इस तरीके से लोग क्या है थोड़ा सा अपन माइनर सी वो कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं और लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाते हैं। इससे कई सारे केस आए। हमें आप चेक करिए कि क्या ये
यूआरएल जो सिक्योर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन कनेक्शन इज सिक्योर का। इस पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्शन इज सिक्योर। आप सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकते हैं, सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनके बारे में भी। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका वो है, वो संडे दिसंबर 3 2023 को एक्सपायर होगा। मतलब ये एक ऑथराइज और रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसमें लाइसेंस भी दिया गया है। तो हमें सबसे पहले तो यूआरएल चेक करना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। दूसरा हम बात करेंगे कि कभी कभी जो ईमेल है, ईमेल के माध्यम से भी बहुत सारी सस्पिशियस लिंक आती हैं। अब मैं आपको ये क्रिएट करने का तरीका बताऊंगी कि जो फ्रॉडस्टर बहुत इजीली ईमेल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसका आप कभी यूज ना करें क्योंकि ये साइबर फ्रॉड में आता है, साइबर फ्रॉड के साइबर क्राइम के अंतर्गत माना जाता है। सिर्फ मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ कि जो फ्रॉडस्टर हैं वो एमकीज, मेलर, इस तरीके के काफी और भी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसका यूज करके वो फेक मेल क्रिएट करते हैं। और वो कितना आसान होता है, यहाँ पे सिर्फ उन्हें नेम डालना रहेगा। फ्रॉम ईमेल मतलब वो किस ईमेल आईडी से, मान के चलिए मैंने डाल दिया नाम सुषमा पवार, सुषमा सिंह। मैंने कोई सी भी ईमेल आईडी डाली यहाँ पे, टू में मतलब वो जो फ्रॉड फ्रॉम ईमेल मतलब जिस भी ईमेल आईडी से वो भेजना चाहता है, हो सकता है वो जॉब इंटरव्यू के लिए एक मेल भेजे, और माइक्रोसॉफ्ट की मेल आईडी जो इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, उस पे वो अपना वो मेल आईडी डालेगा। टू में मेरी ईमेल आईडी डालेगा, सब्जेक्ट में रिगार्डिंग इंटरव्यू लिख सकता है, और टेक्स्ट में वो एक पूरा टेक्स्ट ड्राफ्ट करके यहाँ पे सेंड कर देगा। तो जो मेल है वो किस तरीके से आता है, मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक डेमो मेल मैंने क्रिएट किया हुआ था जो कि इस नाम से आया था, और इसमें जो मेल आईडी थी वो इनकी ही मेल आईडी थी। पर क्योंकि इसको बार बार स्पैम में रिपोर्ट किया गया, इस वजह से ये मैसेज इसमें आने लगा। पर इस तरीके का मेल जो है वो आ जाता था, ये मैंने डेमो लिखा हुआ था, पर ये क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी। फ्रॉडस्टर इसका यूज करते हैं। अब हमें इस तरीके के मेल जो है उनको चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे शो ओरिजिनल पे आप जाएंगे। शो ओरिजिनल पे आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे जो सोर्स है मैसेज आईडी है वो दिख जाएगी कि ये कहाँ से आया है, एम कीज से आया है। तो आप सिंपली इससे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इस जो ये पूरा कंटेंट है इसको ही कॉपी कर सकते हैं पूरा। अगर यहाँ से भी, क्योंकि ये एम कीज है, इसको इतने ज्यादा लोगों ने बार बार रिपोर्ट किया इसलिए यहाँ पे दिख गया है। पर अगर आप चाहें तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल हेडर एनालिसिस पे जाना है। व्हाट इज माई IP.com पे भी आपको मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो मैसेजेस को पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन आएगा तो एनालाइज कर दीजिए। क्योंकि आप सभी लोग स्कूल्स में वर्क करते हैं जहाँ पे मेल का भी आप ज्यादातर यूज करते होंगे, या पर्सनल भी मेल का काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास में मेल आता है तो। अब यहाँ पे जो सोर्स IP एड्रेस है वो आ गया, और जो सोर्स होस्ट नेम है वो भी आ गया। मतलब ये कोई डिपार्टमेंट से नहीं आया था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं आया था। ये एक मैसेज है जो ईमेल है जो क्रिएट किया गया था। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे, काफी सारे लोगों के पास में जो यूआरएल्स हैं वो आती हैं, फेक मैसेज आते हैं। इस तरीके के मैसेज मोस्टली सभी लोगों के पास में आए होंगे, सब कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखे होंगे। या इस तरीके के मैसेज है कि आपका जो पार्सल है वो आने वाला है, आप इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, आपकी जो केवाईसी है वो अपडेट हो चुकी है, आपको इतने का कैशबैक मिला है, या अपडेट नहीं हुई है, अपडेट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो इस तरीके की जो लिंक है, क्या वो कभी हो सकता है कि आपने जेन्युइनली कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर प्लेस किया हो और सच में वो प्रोडक्ट जो है वो आने वाला हो। इसका मैं एक केस आपको बताऊंगी। भोपाल का एक इंसिडेंट था, एक मैम है जो डॉक्टर है हमीदिया हॉस्पिटल में, सबने सुना होगा नाम। तो वहाँ उनका एक इशू हुआ था, एसबीआई में उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। जब उन्होंने पूरा प्रोसीजर किया तो पहले तो उनका कार्ड ही कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से उन्होंने अप्लाई किया और दोबारा से उनके पास में मैसेज आना शुरू हुए। तो उनके पास में मान के चलिए आज 13 अक्टूबर को उनके पास में एक मैसेज आया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आज डिलीवर किया जाएगा, और आपको ये एक कोड डिलीवरी एजेंट को बताना होगा। उसके बाद उनके पास में 4 बजे सेम डे कॉल आया कि मैम आपका जो कार्ड है वो डिलीवर किया जाना है और आपका एड्रेस नहीं मुझे मिल पा रहा है, क्या आप मुझे अपना एड्रेस कंफर्म कर देंगी। उन्होंने अपने घर का एड्रेस कंफर्म किया। उसके बाद में उसने बोला कि मैम बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आज 6 बजने वाले हैं, मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं आपको कार्ड डिलीवर कल कर दूंगा, बस आप ये लिंक पे क्लिक करके यस कर दीजिए, तो इसमें ये हो जाएगा कि मैंने आज ही आपको कार्ड डिलीवर कर दिया है। उनको लगा कि ठीक है, उन्होंने पहले तो उसको मना किया कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर उसने उनको इतना ज्यादा कन्विंस किया कि नहीं मैम मेरी जॉब चली जाएगी, आप समझिए ये वो करके। उन्होंने बोला आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं सच में आपको दे दूंगा, आप कल आप ले लीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया उनको। उन्होंने जैसे ही वो लिंक क्लिक करी, उसके बाद में उन्होंने अपना फोन रख दिया। जो लिंक आई थी वो एक सस्पिशियस लिंक थी, जिससे उनका जो पूरा फोन का एक्सेस था वो चला गया फ्रॉडस्टर के पास। फ्रॉडस्टर उनके फोन को यूज करता रहा। नेक्स्ट डे जब उन्होंने अपना किसी चीज के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, तब उनको पता चला कि उनके अकाउंट से 4 लाख रुपए जा चुके थे। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से काफी सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हम पर भारी पड़ जाते हैं। तो हमेशा देखना चाहिए कि जो लिंक है वो सस्पिशियस तो नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको ये तीन इस तरीके की काफी सारे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, पर ये ऑथेंटिक सोर्स है। यूआरएल स्कैन .io पे भी आप चेक कर सकते हैं। वायरस वायरस टोटल पे भी आप चेक कर सकते हैं। स्कैन यूआरएल पे भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक मैसेज आया था कि आपका 1 लाख रुपए का जो लोन अमाउंट है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है, आपको इजी ईएमआई पे या अपने लोन का स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेती हूँ और हम सबसे पहले देखेंगे urlscan.io पर। इस वेबसाइट को ओपन करना है, यहाँ पे वो लिंक को, वो यूआरएल को पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे हर 10 सेकंड में ये जो वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है, और इतने सारे स्कैन्स जो है वो लिंक को लेके हो रहे हैं। 17 सेकंड्स पहले, 20 सेकंड्स पहले, 22 सेकंड्स पहले, तो ये हर उसमें अपडेट होती है। आपने स्कैन किया, 1 से 2 मिनट इसमें लगते हैं, तो हम वेट कर लेते हैं चेक करने के लिए। या आप यहाँ से जो इसकी पूरी डिटेल है इसको देख सकते हैं कि जो ये लिंक है वो पूरी डिटेल यहाँ पे लाइव इंफॉर्मेशन इसकी आ गई। इसके कहाँ कहाँ डोमेन है, इसके एचटीटीपी ट्रांजेक्शन क्या है, ये किसको बिलोंग करती है, ये सारी डिटेल इसमें आ गई। इसका जो मेन डोमेन है वो भी क्या है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरस टोटल या scanurl.com पर।
इस पे भी आप सेम लिंक को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 2 से 3 जगह चेक करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 जगह भी चेक कर सकते हैं आगे प्रोसेस होने से पहले। ये शायद इनवैलिड यूआरएल आ रहा है, 1 सेकंड दीजिए। इसमें ये दिखा नहीं रहा है, हो सकता है नेक्स्ट हम कोई दूसरी यूआरएल चेक कर लेते हैं। मान के चलिए ये कोई लिंक है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं कोई भी मैलवेयर या फिशिंग फाउंड नहीं है, यानी कि ये फेक लिंक नहीं है। ये ना ही ब्लैक लिस्टेड है, मतलब ये जो साइट है वो भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं इन केस अगर आपको जरूरी लगता है तो। इसी तरीके से आप चाहें तो इस पे वायरस टोटल पे भी देख सकते हैं। वायरस टोटल में भी आपको एपीआई अगर कोई है या फिर एपीके है या यूआरएल है, आप दोनों चीज उसको देख सकते हैं। कोई फाइल है तो फाइल को भी आप यहाँ से चूज फाइल करके उसको स्कैन कर सकते हैं। अभी हम यूआरएल सर्च कर रहे हैं तो यूआरएल देख लेते हैं। सेम यूआरएल थी जो मैंने उस पर भी चेक करी थी, यही मैंने यहाँ पे भी चेक की हुई है। तो आप देख सकते हैं नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग दिस यूआरएल एज मैलिशियस, मतलब किसी ने भी इसको मैलिशियस मार्क नहीं किया है, मैलिशियस नहीं। यहाँ से आप सारी डिटेल्स भी इसकी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसी यूआरएल मैलिशियस होती है या पाई जाती है तो वो वहां पे आपको शो हो जाएगा। तो ये 3 वेब लिंक है आप जिससे ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे ई कॉमर्स की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी पेमेंट गेटवे के बारे में, कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं securepg.fssnet.co.in पेमेंट गेटवे आ रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी जो ये पेमेंट गेटवे ये किस बैंक का दिखा रहा है, ये पंजाब नेशनल बैंक का दिखा रहा है। पर एक्चुअली जो ये लिंक है इससे क्लियर हो रहा है कि ये पंजाब नेशनल बैंक का पेमेंट गेटवे नहीं है। इसके अलावा इसमें जो अमाउंट था, इसमें आप देख सकते हैं इसमें पिन मांगा गया। आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे परचेसिंग करते हैं, पेमेंट गेटवे के माध्यम से अगर परचेसिंग करते हैं तो उसमें पिन कभी नहीं मांगा जाता है। पिन का जो ऑप्शन रहता है वो नहीं आता है, क्योंकि पिन आपका एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो ये माइनर माइनर सी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए पेमेंट के टाइम पर, कि क्या ये जो डिटेल मांगी जा रही है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसके अलावा आप अगर कोई भी वेबसाइट है जिसके माध्यम से परचेज कर रहे हैं, क्योंकि जो आजकल मोस्टली जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रही है, उनके यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, ज्यादातर महिलाएं जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, एमसीए का एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, चेक कंपनी नेम डॉट बी के नाम से। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए का एक पोर्टल है जहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाला फेसबुक। फेसबुक नाम से जितनी भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होंगी वो सारी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, अगर नहीं होंगी तो नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी वेबसाइट पे परचेज कर रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से परचेज कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जैसे स्कूल्स में वर्क करते हैं तो ऐसा भी होता है कि स्कूल का ही सिस्टम यूज करके आपने कोई भी फ्री टाइम आपको अगर मिला इन केस, या आप किसी दूसरे का फोन यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन का फोन यूज कर रहे हैं, और आपको लगा कि आप उसका फोन यूज करके कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया या चेक कर लिया, या आपको कोई पेमेंट करना है, आपने उसका फोन यूज करके पेमेंट किया, तो उसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली। उसके लिए आप सिंपली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली बैंकिंग के जो इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक, उनकी वेबसाइट पे दिया रहता है। यहाँ पे भी आप अगर
अपने सिस्टम में चेक करेंगे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। जब भी आप ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालें तो आप इसके माध्यम से डालें कि एंटर करें कि आपका डेटा सेव ना हो। आपका अगर की लॉगर जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके फोन में, तो वो उसको ट्रेस ना कर पाए, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो उसको रिकॉर्ड ना कर पाए। ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस, जो ये वाला पेमेंट पेज था, इसमें कार्ड नंबर, वैलिडिटी, कार्ड होल्डर नेम और पिन मांगा जा रहा था, जबकि जो फ्लिपकार्ट का रिलायबल ऑप्शन है उसमें सिर्फ कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और नेम ऑन कार्ड ही मांगा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटीएम फ्रॉड के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन जो यूज करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो हमारे एटीएम से लिंक रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और एटीएम के भी काफी, ये एक सेपरेट लेक्चर होगा वैसे तो आपका जो ऑनलाइन फ्रॉड पर होगा, पर क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं इसलिए एटीएम फ्रॉड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। एटीएम जो फ्रॉड होते हैं वो ज्यादातर वर्चुअल कैमरा के माध्यम से होते हैं, या फिर स्किमिंग उसको कहा जाता है। स्किमिंग एक मेथड होता है जिसमें जो चोर रहते हैं, जो फ्रॉडस्टर रहते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर को एक स्पेशल डिवाइस से रीड कर लेते हैं और उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप के माध्यम से। जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीन पर एक ये एटीएम है जिसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो लगी हुई है, और एक ये इसमें जो नहीं लगी हुई है। अब या तो हो सकता है आपका जो ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड के नीचे कोई डुप्लीकेट कीबोर्ड लगा हो, राइट। या फिर इस कार्ड में जो कार्ड जहाँ पे इंसर्ट करते हैं वहां पे एक डुप्लीकेट कार्ड जो है वो लगा रहता है, जो आपका जो कार्ड है उसकी डिवाइस को रीड कर लेता है। उसके बाद में एक पिन होल कैमरा रहता है, स्मॉल पिन होल कैमरा, बहुत ही इतना छोटा रहता है वो कि लोगों की नजर नहीं जाती है। वो आप जो नंबर रिकॉर्ड कर डायल मतलब आपका जो पिन रहता है वो एंटर करते हो तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फिर ये जो फ्रॉडस्टर रहते हैं वो इन दोनों डिवाइस को निकाल के अपने लैपटॉप या फिर किसी अदर सिस्टम पर इसको अटैच करके उस कार्ड की डिटेल को डाउनलोड कर लेते हैं, और इस तरीके से एटीएम जो फ्रॉड है वो होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट कीबोर्ड भी लगा हुआ था। यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी रहती है जो कार्ड की डिटेल्स को रीड कर लेती है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने कार्ड को, एटीएम कार्ड को हमेशा ब्लॉक करके रखना चाहिए। मैं अपना फोन दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे भी ज्यादातर लोग यूपीआई के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं तो कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तो आप उसको उतनी टाइम के लिए टेम्परेरी ब्लॉक करके रख सकते हैं। हर एक बैंक में एक अलग अलग ऑप्शन रहता है कार्ड ब्लॉक करने का। पर क्योंकि मैं आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करती हूँ, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की एप्लीकेशन जो है आई मोबाइल, उसके माध्यम से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसके अलावा आप अलग अलग अपना जो भी इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें आपको दिख जाएगा। इसमें जो मेरी डिटेल्स हैं, कुछ पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उस टाइम के लिए मेरी जो स्क्रीन रहेगी वो ब्लैंक हो जाएगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं।
इस तरीके से ये एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसमें सर्विसेज में जाएंगे या अपने फोन में आप देख सकते हैं एसबीआई अगर आप यूज करते हैं उसमें भी सर्विसेज का ऑप्शन आता है। कार्ड सर्विसेज में जाएंगे। कार्ड सर्विसेज में एक ऑप्शन आता है ब्लॉक अनब्लॉक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आता है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैं डेबिट कार्ड यूज करती हूँ तो मैं उसका ही आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। अब आपको यहाँ से कार्ड टाइप सिलेक्ट करना रहेगा, जैसे डेबिट कार्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक करना चाहते हैं या अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कार्ड को ब्लॉक करना चाहती हूँ, तो मैंने ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है मेरा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कार्ड नंबर जो रहेगा वो कार्ड नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। आप टेम्परेरी बेसिस के लिए ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि आपको इसको यूज भी फर्दर करना रहेगा। तो टेम्परेरी बेसिस पे आप इसको ब्लॉक करिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये जो आपका डेबिट कार्ड है वो इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग ऑप्शन नहीं करना रहेगा। इसी तरीके से आप वापस कार्ड सर्विसेज में जाएंगे, फिर से उसको सिलेक्ट करेंगे और कार्ड टाइप में डेबिट कार्ड सिलेक्ट करिए, इसको अनब्लॉक कर दीजिए। आपको सिर्फ अकाउंट नंबर ही सिलेक्ट करना रहेगा और इसको सबमिट कर दीजिए। तो जब 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 आप एटीएम से पैसे निकालना चाहते हैं, जब जब आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या ऑनलाइन एटीएम के माध्यम से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, उतनी देर के लिए आप कार्ड को अनब्लॉक करिए, अदरवाइज आप इसको टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक करके रख सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आप कोई भी आपका जो डेटा है, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको डीएक्टिवेट करके रखिए और किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपीआई से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं और यूपीआई से रिलेटेड रिपोर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। यूपीआई से कई सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि लिंक बेस्ड फ्रॉड होते हैं, लिंक के माध्यम से हो जाते हैं, या कोई ऐसी लिंक आती है जिससे आपका जो फोन है उसका रिमोट एक्सेस चला जाता है। क्यूआर कोड स्कैन, आप सभी लोग न्यूज देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है जिसमें लिखा है क्यूआर कोड स्कैन करने पर बैंक अकाउंट खाली। आप इसको कैसे पता कर सकते हैं कि जो आपका क्यूआर कोड है उसके माध्यम से कई सारे मतलब फ्रॉड होते हैं। ई चालान स्कैम बहुत ज्यादा चला था, लोगों के पास में जो स्कैमर्स थे वो लिंक भेजते थे और लिंक के माध्यम से फ्रॉड होता था। इसी तरीके से एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसके आगे हम आगे बात करेंगे। उसके माध्यम से जो भी बहुत ज्यादा फ्रॉड जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट टाइप की जो न्यूज है वो आती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं यूपीआई से या बायोमेट्रिक के जरिए या क्यूआर कोड स्कैन करके इस तरीके से होती हैं। क्यूआर कोड स्कैम कैसे होता है कि जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपको एक क्यूआर कोड शेयर करेंगे, जिसमें आप ज्यादातर ये ओएलएक्स के माध्यम से पहले बहुत ज्यादा होता था कि जो क्यूआर कोड आता था वो फेक रहता था और उसमें पेमेंट करने के लिए करने के बाद में जो भी जो फ्रॉडस्टर है उनका पैसा कहीं सॉरी जो कस्टमर है उनका पैसा कहीं और चला जाता था, 9% के पास में नहीं जाता था। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है, आप एनपीसी जो यूपीआई है, जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया गया है और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो वहां पे हो सकती है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई भी यूपीआई से पेमेंट करता है तो जो आपका अमाउंट है वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो आप उसको कैसे वापस लें इसकी भी एक अलग तरीके से रिपोर्टिंग होती है। इसी तरीके से पहले मैं बात करूंगी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, एईपीएस की। एईपीएस के माध्यम से भी बहुत ज्यादा जो फ्रॉड है वो आजकल हो रहा है, क्योंकि उसमें ओटीपी नहीं आता है और बायोमेट्रिक की मदद से पैसे
लिए जाते हैं। तो जो फ्रॉडस्टर है वो नकली बायोमेट्रिक बना के और इसका फायदा उठाते हैं। तो इन सब की अगर यूपीआई से रिलेटेड कोई स्कैम हुआ है किसी के साथ, या आधार बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी स्कैम हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं एनपीसीआई के पोर्टल पे। आपको npci.org.in पर जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पर। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करना है, मतलब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट करा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पे करा पर उन तक पहुंचा ही नहीं, और वो पैसा गोल गोल घूमता रहता है। कि मतलब कभी ऐसा होता है कि जो बैंक कहती है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से डेबिट हो गया है, और जो कस्टमर रहते हैं वो कहते हैं हमारे तक पहुंचा ही नहीं। तो ये इश्यू अगर है तो आप पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सन टू मर्चेंट, अगर आपने किसी एंटरप्राइज पे या फिर किसी शॉप पर ऐसा पेमेंट किया है, तो आपको पहले नेचर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इतने सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब आपके खाते से कट गया पर जो बेनिफिशियरी है उन तक नहीं पहुंचा। ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया पर जो पैसा था वो कट गया। या फिर जो आपका अमाउंट है वो किसी अदर अकाउंट में चला गया, अनदर अकाउंट में चला गया। ट्रांजेक्शन का जो टाइम था वो आउट हो गया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन फेल दिखाता है पर पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, अगर किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया है यूपीआई के माध्यम से, कभी वो पेंडिंग दिख रहा है, कभी नॉट परमिटेड दिख रहा है, ट्रांजेक्शन डिक्लाइन दिख रहा है, या फिर थ्रेशोल्ड एक्सीडेड दिख रहा है, तो इस तरीके से आप सॉरी जो इशू है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने जो इशू को हम थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं। मान के चलिए आपका जो अमाउंट है वो किसी अदर अकाउंट में चला गया, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोन पे के माध्यम से आप पे कर रहे थे, इस नंबर पे पे कर रहे थे, इतना अमाउंट था। तो इस तरीके से आप डिटेल्स में मेंशन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी जो आती है वो ट्रांजेक्शन आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक के नाम है, बैंक सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो आपका यूपीआई का एड्रेस है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। वो मतलब आपकी बेसिक बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना रहेगा और आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पेमेंट की जो कंप्लेन है वो सिलेक्ट करके आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, कंप्लेन प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आता है ईपीएस का। अगर आधार के माध्यम से किसी के पैसे निकले तो उसकी भी आप रिपोर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ईपीएस का, एपीएस आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको इशू लिखना पड़ेगा, मतलब ट्रांजेक्शन का टाइप किया था, आप फंड ट्रांसफर कर रहे थे, पैसे निकाल रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे, या फिर भीम का आधार पे था, वो सिलेक्ट करिए। आपको बैंक सिलेक्ट करना रहेगा, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, और सेव एंड प्रोसीड करके आपको यहाँ पे इसकी कंप्लेंट फाइल करनी रहेगी। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें जो रेजोल्यूशन बहुत इंस्टेंट मिलता है आपको, 24 से जो भी फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसके बारे में आपको एक्नॉलेज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर सॉरी जो इन ये सारी जो फ्रॉड है जो मैंने आपको बताया, चाहे वो क्यूआर कोड से हो, एटीएम फ्रॉड हो, यूपीआई स्कैम हो, उन सब से रिलेटेड सिक्योरिटी क्या है, और फिर हम बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। तो जिस तरीके से आपका एक रियल वर्ल्ड में एक एड्रेस होता है, आपका एक घर का एड्रेस होता है, उसी तरीके से साइबर वर्ल्ड में भी एक एड्रेस होता है। आप जो आईपी एड्रेस जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सी ऐसी वेबसाइट है, आपने उसको स्कैन किया, आपको आप ऐसा कई बार होता है, वो कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि हम मुंबई, वर्क फ्रॉम होम स्कैम आपने सुना होगा, उसमें ऐसा बताया जाता है कि हम यहाँ ये कंपनी है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है,
उसके लिए आप आईपी एड्रेस का यूज करके उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ये 3 वेबसाइट है, ipinfo.io, whois.com और site24x7.com। आप कोई भी परचेसिंग करते हैं ऑनलाइन, उसकी भी आप आईपी लोकेशन देख सकते हैं कंपनी की, कहाँ रजिस्टर्ड है और क्या वो उसकी लोकेशन सही है या नहीं है। तो जिस तरीके से आप घर की सिक्योरिटी करते हैं, उसी तरीके से हमें साइबर सिक्योरिटी करना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, वो यही होता है कि आपका जो पासवर्ड है, वो सिक्योर है या नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो पासवर्ड यूज़ करते हैं, पासवर्ड जो यूज़ करते हैं, वही सेम फेसबुक का पासवर्ड रहता है, वही सेम इंस्टाग्राम का रहता है, वही जो पैटर्न है वो आपका फ़ोन लॉक करने का रहेगा, वो एप्लीकेशन का पैटर्न रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेम पासवर्ड नहीं डालना चाहिए। आपका हर एक प्लेटफ़ॉर्म का पासवर्ड अलग होना चाहिए, जिससे जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉडिस्टर हैं, वो इज़िली गैस ना कर पाएँ। इसके अलावा एक पैटर्न यूज़ करते हैं लोग मोस्टली, जैसे मेरा नाम अनुष्का है, तो अनुष्का का ए कैपिटल और पूरी स्पेलिंग @123। किसी का नाम श्रेया है, तो श्रेया का एस कैपिटल @123, या फिर मोबाइल नंबर हो सकता है पासवर्ड, या डेट ऑफ बर्थ, जो मतलब बहुत ज़्यादा इज़िली गैसेबल होती है। मतलब इतनी जल्दी कोई भी लोग गैस कर सकते हैं उस चीज़ को, जो हैकर्स होते हैं वो गैस कर लेते हैं, और कई बार जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रहता है, वो भी सेम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, उसका पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट हो, कुछ अलग हो। आप उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, सेम पासवर्ड आप हर जगह ना यूज़ करें, और आपको लगता है तो 15 दिन में आप वो पासवर्ड को अ, अपडेट करते रहें, रीसेट करते रहें। इसके अलावा आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने हर एक अकाउंट में यूज़ करना चाहिए। गूगल अकाउंट हो तो भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या होता है, अगर किसी का फ़ोन जो है वो खो गया, कहीं पे गिर गया, उसके फ़ोन में व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स हैं, और अगर वो किसी थर्ड पर्सन को मिल भी जाता है, तो उससे आपको वो उसमें एक्सेस भी करेगा उसको। आपके फ़ोन नंबर से अगर किसी दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल भी करेगा, तो एक जो कोड है, या फिर आपका जो मेन फ़ोन रहेगा, उसमें एक नंबर आता है, मतलब एक कोड आता है, वो कोड एंटर करने के बाद में ही वो आगे प्रोसेस कर पाएगा। क्योंकि अभी ये व्हाट्सएप ने ऐसी फैसिलिटी दे दी है कि आप एक नंबर से 3 से 4 मोबाइल में इसको एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप को। तो ये सारे माइनर से सिक्योरिटी है, जो आप सभी को अपने अ, सोशल मीडिया पर या अन्य इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स पे, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग में ध्यान में रखना चाहिए। कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जैसे कि हमें किसी भी ईमेल से अगर कोई लिंक आ रही है, उस पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई फ़ोन पे आपसे फाइनेंशियल डिटेल पूछ रहा है, तो उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो ये कॉल है, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनली जाके विज़िट कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोन लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा आप कुछ भी शेयर करते हो, उसके पहले सोचना चाहिए कि आप जो शेयर कर रहे हैं, उससे आपको कोई अ, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और अगर कोई भी इस तरीके का कॉल या मैसेज आता है, तो पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जो भी डिटेल वो पूछ रहे हैं, उसका स्लोली और अच्छे से आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में जो है, वो काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती हैं, या एक्सेस आप उनको दे देते हैं, कि उसको कैसे ट्रेस किया जाए, कैसे देखा जाए, कैसे चेक किया जाए, ये आपको मान लीजिए किसी लिंक पे क्लिक हो गया, कोई एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई, या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपने एक्सेस दे दिया आपके फ़ोन में, जहाँ से आपका जो डेटा है वो पूरा किसी थर्ड पार्टी
के पास में जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा रहा है, उसको कैसे आप रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। उसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाइएगा। गूगल अकाउंट पे आप जाएंगे तो डेटा एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन आता है। इसको स्क्रॉल डाउन करिए, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि मेरे फोन में कोई भी ऐप, नो ऐप कनेक्टेड इसमें आ रहा है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो है वो अदर मेरे जो फोन में है वो कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने किसी को एक्सेस दे रखा है तो ये इतनी सारी जो एप्लीकेशन है, ये जो टर्मली है, यूनिवर्स है, बिस्मी है, जैपियर है, ये सब मेरे फोन में है ही नहीं। आप अगर देखेंगे तो कोई भी ये कोड रेड है, कैनवा है, कोर्सेरा है, पर इनको मैंने अपना एक्सेस दिया हुआ है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा डिलीट ऑल कनेक्शन दैट यू हैव विद कोड रेड। मतलब अगर कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपका डेटा ले रही है तो वहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब आपका जो एक्सेस है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं पैकेट कैप्चर। पैकेट कैप्चर एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें आपको दिख जाएगा कि अगर आपके फोन में कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस जो है वो हैं, तो आप पैकेट कैप्चर एक एप्लीकेशंस होती है। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं स्कैन करके। प्ले स्टोर में ही एक ऑप्शन रहता है कि अगर कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन आपके फोन में है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। प्ले प्रोटेक्ट पे जा सकते हैं। फर्स्ट तो आप पैकेट कैप्चर जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इसका एपीके है, या ये जो एप्लीकेशन वो एक हिडन एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर की ही सेटिंग पे प्ले प्रोटेक्ट पे जाके स्कैन कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा हार्मफुल एप्लीकेशन होगी तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट आपको डेटा थर्ड पार्टी एक्सेस पे चेक कर सकते हैं। सेकंड आप पैकेट कैप्चर जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं। थर्ड आप प्ले स्टोर पे ही स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि सभी लोग फेसबुक का जो मैसेंजर है वो मोस्टली लोग यूज करते हैं। अब सबको लगता है जैसे आप कभी आपने देखा होगा क्रोम पे आप सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, इंस्टाग्राम पे वो उसके एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं, उसके फेसबुक पे भी एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। तो ये कैसे होता है? ये आप जैसे आप फेसबुक का मैसेंजर अगर आप देखें, सभी लोगों को जो रहता है वो मोस्टली पता रहता है एप्लीकेशन के बारे में, पर इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कोई भी नहीं पढ़ता है। डायरेक्टली आई एग्री पे क्लिक करके और आगे उसको इंस्टॉल कर लेता है। लोगों को लगता है कि मैसेंजर है, ये तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमें उसकी यूज तो कर रहे हैं पर उसका सिक्योर कैसे यूज करना है ये हमें जानना है। तो इस आप जैसे देख सकते हैं मैसेंजर पे आप क्लिक करेंगे, लोगों को कोई मतलब नहीं रहता, वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन में और यूज करते हैं एज अ नॉर्मल यूजर। पर कभी आप इसके अबाउट दिस ऐप पे जाके देखिएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, सबसे नीचे इसमें एक ऑप्शन आता है, मतलब इतने लास्ट में जाके एक ऑप्शन आता है ऐप परमिशंस का। ऐप परमिशन पे आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आप जो जो परमिशन देते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये आपसे कैलेंडर की परमिशन ले रहा है, आपसे कैमरा की परमिशन ले रहा है, आपकी कॉन्टेक्ट्स की भी परमिशन ले रहा है। मतलब आपकी कॉन्टेक्ट को वो रीड कर सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली यूजर्स जो रहते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, पर हमें हर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के पहले उसकी जो अबाउट में जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ना चाहिए। जैसे आप देखिए इस जो आपका कॉन्टेक्ट है इसको रीड कर सकता है, आपके फाइंड अकाउंट को यूज कर सकता है, इवन आपके कॉन्टेक्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। आप इनको लोकेशन का एक्सेस देते हैं, माइक्रोफोन का एक्सेस देते हैं,
टेलीफोन का एक्सेस देते हैं, स्टोरेज का ऑप्शन देते हैं, मतलब आपके फोन में जो भी मीडिया है उसका भी आप इनको एक्सेस दे रहे हैं। ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है फेसबुक के सर्वर पर। अदर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मतलब अदर्स में आपने इतनी सारी चीज का तो देते ही हैं, साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवर्टाइजिंग आईडी परमिशन। मतलब आप अपने फोन में जो वो ऐड आते हैं वो इसी माध्यम से आते हैं क्योंकि आपने खुद ने ही उसकी परमिशन उनको दे के रखी है। पर ऐसा तो है नहीं कि अपन मैसेंजर यूज करना बंद कर दें या इसको यूज ही ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी आपके फोन में रखना चाहिए। जैसे कि फोन की सेटिंग्स पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे परमिशन मैनेजर का ऑप्शन आता है। परमिशन मैनेजर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपने किस किस को परमिशन दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल कॉल लॉग है, कॉल लॉग में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ फोन को और ट्रू कॉलर को दिया है। यहाँ पे भी एक अलग ऑप्शन आता है जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर में मैंने इसको मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इसको मैं अलाउ परमिशन दे सकती हूँ, उसको ही अलाउ परमिशन देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। इसमें एक और ऑप्शन आने लगा है कि जब जब आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करेंगे तब तक ही आप उसको परमिशन दे के रखेंगे कि वो आपके जो डेटा है उसको एक्सेस करे, अदरवाइज वो बंद रहेगा। तो ये ऑप्शन भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी लोगों ने सुना होगा कि कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो फ्री वाईफाई मिलते हैं, मतलब अवेलेबल रहते हैं, वहां से आपने फोन को कनेक्ट किया, पूरा डेटा चला गया, किसी ने आपके फोन में यूएसबी डाली, इंसर्ट करी और उसके बाद में पूरा आपका डेटा जो है वो चला गया, जो चार्जर की केबल आती है वो उससे आपका जो डेटा है वो शेयर हो गया। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आपको फोन की आप अबाउट फोन में जाएंगे, वर्जन पे आपको 7 बार टैप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन ओपन होता है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जैसे एडिशनल सेटिंग्स पे जाते हैं तो वहां पर यहाँ आपको कभी कहीं पे भी डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। अबाउट फोन की सेटिंग्स पे जाके वर्जन पे आपको 7 बार टैप करना रहता है, अलग अलग फोन में रहता है, किसी के फोन में 5 बार रहता है, किसी में 7 बार रहता है। तो इस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यू आर नाउ इन डेवलपर मोड, इसमें ऑप्शन आ गया। आपको डेवलपर मोड पे जाने के लिए वापस से एडिशनल सेटिंग्स पे जाना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया, जो कि पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आता है यूएसबी डीबगिंग का। मतलब कि आपके फोन में कोई भी आप थर्ड पार्टी पेन ड्राइव करते हैं इंसर्ट, कोई करता है या चार्जर इंसर्ट करता है या वाईफाई के माध्यम से अगर कुछ भी होता है, तो वो फीचर इसको अगर आप इसको ऑफ करके रखेंगे, हमेशा इसको ऑफ करके रखना चाहिए। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आपका जो भी डेटा है वो ट्रांसफर नहीं होगा। यूएसबी डीबगिंग को आप बंद करके रखें, ये एक सुरक्षित उपाय है आपके डेटा ट्रांसफर को रोकने के लिए। इसके अलावा आपका डेटा कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, इसके लिए आप एक नंबर डायल कर सकते हैं, *#21#, इसको आप सिंपली डायल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है नॉट फॉरवर्डिंग। अगर कोई भी डिटेल फॉरवर्ड होती है तो आप उसको तुरंत से तुरंत आपको स्टॉप करना चाहिए, उसकी सेटिंग्स पे जाके उसको बंद करना चाहिए। तो ये इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई आपका जो डिवाइस है वो फॉरवर्ड तो नहीं है किसी और के अन्य किसी डिवाइस पर।
तो ये मोबाइल फोन को लेके कुछ सिक्योरिटी थी, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आप बेसिक सिक्योरिटी के बारे में जाते हैं तो हमेशा आपको ऑफिशियल स्टोर पे जाके आपकी जो भी एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल करना चाहिए, जैसे प्ले स्टोर के माध्यम से ही करना चाहिए। आप अपने फोन का फैक्ट्री सेटिंग पे फोन को फैक्ट्री सेटिंग पे जाके रीसेट कर सकते हैं अगर किसी भी मालवेयर आपके फोन में रहता है तो। आप हर एक, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसकी रिव्यू करें, उसके मैनेज परमिशन के पर ऑप्शन पर जाएं। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। एंटीवायरस सिक्योरिटी अपने फोन में रखें, वैसे तो इनबिल्ट आती है आजकल एंड्रॉइड फोन में। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस पे पूरा रिसर्च करें, उसके बाद में ही उसको इंस्टॉल करें। उसके थोड़ा माइनर माइनर से स्पेलिंग को देखें। कभी कभी व्हाट्सएप में ऐसा भी होता है कि एस डब्ल्यू ए मतलब स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है और दूसरी फेक एप्लीकेशन बन जाती है। शॉपिंग डिस्काउंट्स जैसे ऐसे अगर कोई भी प्रोमिसेस हैं तो उन उन एप्लीकेशन से बचें। सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से अगर कोई भी लिंक आती है तो उससे इंस्टॉल करने से बचें। और हमेशा जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें एटलीस्ट उसकी जो पब्लिश डेट है आप उसको चेक कर लें कि ये कब पब्लिश हुआ है, उससे भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो ई ट्रांजैक्शन से लेके संबंधित कुछ डूज एंड डोंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमेशा आपको जो बैंक के द्वारा पहली बार पासवर्ड दिया जाता है उसको बदलना चाहिए। और विश्वसनीय स्रोत से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया। डिजिटल लेन देन के लिए भरोसेमंद वाईफाई नेटवर्क और कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। हमेशा आपके ब्राउजर की जो हिस्ट्री है उसको क्लियर करें। बैंकिंग वेबसाइट से पूरी तरीके से लॉग ऑफ करें। ऐसा कभी होता है कि जो बैंकिंग वेबसाइट है वो ब्राउजर में ओपन रहती है और डायरेक्टली अपन कंप्यूटर बंद कर देते हैं, ब्राउजर को बंद कर देते हैं। तो पहले अगर आपने कोई भी बैंकिंग वेबसाइट ओपन की है तो उसको लॉग आउट करें, उसके बाद में ही आगे प्रोसेस करें। और सबसे जरूरी कि आप एसएमएस अलर्ट पर हमेशा आप देखें कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका आपके पास में एसएमएस अलर्ट आ रहा है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही जो आप जैसे एक ऑपरेटर हैं जिनका जो अमाउंट है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए हमने उनसे बोला कि आप मैम एक मैसेज आपके पास में जो आया होगा वो मैसेज का स्क्रीनशॉट हमें भेजिए, क्योंकि आपने जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट अपलोड करी है उससे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो उनका ऐसा कहना था कि मैम हमारे पास में सिर्फ एक ही मैसेज आया। दूसरा मैसेज उन्होंने दो ट्रांजेक्शन करे थे, समथिंग 1600 और 2000 और 1200 के। तो इस तरीके से उनसे तो हमेशा हम ये चीज को इग्नोर कर देते हैं, कभी मैसेज आ रहा है कभी मैसेज नहीं आ रहा है। अगर आपके पास अलर्ट नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। बैंक को मेल कर सकते हैं कि हमारे पास में प्रॉपर डेली अलर्ट नहीं आ रहे हैं जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड। हमें डोंट मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए। ईमेल एसएमएस फोन कॉल पर किसी को भी अपनी व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी ना दें। किसी पॉपअप विंडो में लॉगिन या अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज न करें। किसी से कोई जानकारी, गोपनीय जानकारी जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड या खाते से संबंधित कोई जानकारी, उसको ना किसी को बताएं या ना किसी अपने कोई पर्टिकुलर फोन में सेव करके रखें। बहुत सारे लोग जो गूगल अकाउंट में ऑटो फिल पासवर्ड का ऑप्शन आता है वहां पे सेव करके रखते हैं। रिमेम्बर पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है वहां उसका भी यूज करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप विक्टिम बन जाते हैं, अगर किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपने नियरेस्ट ब्रांच में, बैंक की ब्रांच में कंप्लेन करना चाहिए। ऑनलाइन जो पोर्टल है साइबर क्राइम का, cybercrime.gov.in, वहां पे कंप्लेन करना चाहिए। यूपीआई से संबंधित है तो एनपीसीआई के पोर्टल, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको सभी को बताया, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं।
और सबसे जरूरी आपको सारे एविडेंस अपने पास में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सा लिंक अगर उस पर क्लिक करके आपके साथ में फ्रॉड हुआ तो उस लिंक का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास में यूआरएल होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस फोन को अपने वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप अपने फोन में ही रखें, आप उसे अनइंस्टॉल कर दें, पर उसका कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखें कि हाँ ये एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई थी। तो आज का हमारा ये सेशन था जो ऑनलाइन फ्रॉड पे संबंधित था। इसके अलावा क्योंकि आप लोगों की जो वर्किंग है वो स्कूल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स जो है वो बताना चाहूंगी जो आपकी डेली और पर्सनल लाइफ में दोनों में ही काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगी। आजकल यूआईडीएआई की तरफ से एक ऑप्शन आता है आधार को लॉक करने का। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो एईपीएस बायोमेट्रिक आधार का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि आप किस तरीके से आपके आधार कार्ड को लॉक कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो। ये जो डुप्लीकेट सिम आती है आधार कार्ड का इस्तेमाल करके, उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आप इसको सिंपली 3 स्टेप्स में यहाँ से आप देख सकते हैं। ये UIDAI लॉक योर आधार, ये गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट है जहाँ पे जाके यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। आप जब चाहें तो इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का फोन गुम जाता है, चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो भी आप इसके लिए जो टेलीकम्युनिकेशन के पहले ये अलग अलग थे टेलीकम्युनिकेशन का, और टैबकॉफ डॉट डीजी टेलीकॉम डॉट जीओवी डॉट इन करके था, जहाँ पे आप देख सकते थे कि आपके नंबर से और अदर मतलब आपके आधार कार्ड से कितने नंबर लिंक हैं, आपके नाम पर कितनी सिम है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते थे, पर इन्होंने उसको और भी बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने और भी बेहतर बनाने के लिए एक पोर्टल जारी किया है, संचार साथी .gov.in। मोस्टली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इसको। तो इसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं आप क्या क्या देख सकते हैं। आपका कोई कौन सा फोन अगर आपका कोई मोबाइल है जो खो गया है, जो चोरी हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, आपको मोबाइल नंबर डालना रहेगा, जो कैप्चा आएगा वो कैप्चा डालना रहेगा, और उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कोई और सिम तो नहीं है जो चल रही है। वहां पे एक डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी आता है, आप सिंपली उस पर डीएक्टिवेट सेलेक्ट करके उसको बंद भी करा सकते हैं। यहाँ एक पूरा फॉर्म आता है, ये और भी ज्यादा अपडेट कर दी गई है। यहाँ पे एक फॉर्म आता है जिसमें आप पूरी आपके ब्लॉक करवा सकते हैं, अगर आपका कोई फोन खो गया है, उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर ऐसा कभी होता है आपने ब्लॉक कर दिया, उसको अनब्लॉक कराना है, तो अनब्लॉक की भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक जिसने देखा है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसने नहीं देखा है एक बार संचार साथी एप्लीकेशन को जाके देखें, उसका यूज करें, काफी ज्यादा है। इसके अलावा आप सभी लोग जैसे वर्क करते हैं, तो अलग अलग टाइप की आप लोग सर्विसेज यूज करते हैं गवर्नमेंट की, तो हमेशा एक अलग वेबसाइट पे जाना रहता है, हर हमेशा एक अलग डिटेल्स आपको देखनी पड़ती है। पर उसके लिए आप सबसे बेस्ट एक services.india.gov.com .in करके एक पोर्टल है,
जहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 12574 सर्विसेज हैं स्टेट्स की। यहाँ आपको आपकी सिलेक्ट करना है स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश है, आप मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पे 893 सर्विसेज है। अब सारी सर्विसेज की एक ही पोर्टल पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई चेक केस नंबर है जबलपुर बेंच का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पे प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, ई डिस्ट्रिक्ट का, पुलिस ऑनलाइन का। इसके अलावा जैसे स्कूल्स में पैन कार्ड की फैसिलिटी के लिए भी है इसमें। 10th 12th सप्लीमेंट्री स्टूडेंट फॉर री एग्जामिनेशन है, तो उसकी भी मतलब पूरी जो भी गवर्नमेंट सरकारी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उसका एक ही पोर्टल पे आपको सारी, अलग अलग पोर्टल नहीं खोलना पड़ेंगे, एक में ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर था, ये अलग से आपको एक जानकारी दी गई। एक बेसिक सी जानकारी और मैं दूंगी। बहुत बार ऐसा होता है ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ये आपका जो लेक्चर था वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे बेस्ड था। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हम यूज करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमेशा लोग रेटिंग देखते हैं उसकी, पर कभी कभी ऐसा भी होता है जो रेटिंग रहती है प्रोडक्ट की वो फेक रहती है। मतलब जो वो जिनका वो प्रोडक्ट है उनके द्वारा वो फेक रेटिंग कराई भी जा सकती है, या जो लोग हैं वो फेक रेटिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली फेक स्पॉट पे जाना है। फेक स्पॉट पे आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको लिंक्स डालनी रहेगी, और यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं आप। इसका एक एप्लीकेशन होती है, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो पर्टिकुलर, मतलब ये एआई डिटेक्ट है फेक रिव्यूज के लिए और स्कैम से बचने के लिए। तो ये इस तरीके का है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाउ हाउ इट वर्क्स में देख सकते हैं, शॉप योर वे वीट आउट स्कैम आर्टिस्ट। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग फेक दी गई है तो उससे कैसे हम बच सकते हैं, फेक स्पॉट का आप यूज कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर किसी की कोई भी डाउट है इस लेक्चर को लेके तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमें इस ट्रेनिंग को यहीं पे एंड कर करें।